अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी हमसे डॉक्टर फुरकान ने कराची से शेयर की है। आइए कहानी को उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम फुरकान है। मेरी जिंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश डॉक्टर बनना था और मैंने इस ख्वाहिश को दिलो जान लगाकर पूरा किया। ये वाकयात भी मेरे उसी तालीमी सफर के दौरान पेश आए। हम 5 बहन भाई थे। मेरा नंबर तीसरा था। नाज़माबाद में हमारा घर पुराने नक्शे पर सही लेकिन अच्छा बना हुआ था। छत पर भी एक बड़ा कमरा था और बाहर ही वॉशरूम बनाया हुआ था। हमारी छत थी भी खासी बड़ी। मैं आपको उसका नक्शा समझाता हूं। हमारी छत पर 2 जीने थे। एक हमारे घर के अंदरूनी हिस्से से था और एक जीना दूसरी तरफ था जो घर के पिछले हिस्से की तरफ उतरता था। इस दूसरे जीने के पास ही वॉशरूम था। इस वाले जीने पर जाने के लिए पहले छोटी हाइट का गेट था। उससे नीचे उतरो तो ये घर के बिल्कुल पिछले हिस्से में उतरता था जो एक छोटी सी बंद गली थी जिसमें क्यारी बनी हुई थी जो शायद कभी आबाद होगी लेकिन अब उजड़ी और वीरान थी। वहां पर एक लोहे का दरवाजा था जो बाहर रोड पर खुलता था। ये हमारे घर का दूसरा गेट था जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते थे। इस जगह पर ताला पड़ा था जो कि अब जंग आलूद हो चुका था। इस पर कई साल पहले ताला डाल दिया गया था। शायद घर बनाने वाले ने सिर्फ छत पर आमदोरफ्त के लिए यह रास्ता बनाया था। हमारे वालिद ने यह घर बना बनाया खरीदा था। हमारा बचपन इसी घर में गुजरा लेकिन हमने भी इस रास्ते को कभी इस्तेमाल नहीं किया। इस पर ताला क्यों डाला गया था यह हमारे बचपन का एक किस्सा है। वो रमजान के दिन थे। हम तीनों भाई पतंग उड़ा रहे थे। ये असर का वक्त था। हमारी छोटी बहनें भी छत पर अपनी गुड़ियाएं लेकर खेलने आ गई थी। सबा उस वक्त 7 साल की थी और शहला 9 साल की। हमारा रुख दूसरी तरफ था। हम उस पिछले वाले जीने से बहुत फासले पर थे। ये दोनों बहनें भी हमारे साथ ही थी। अचानक सबा ने शहला से कहा, आपी ये कौन है? वो उस जीने की तरफ इशारा कर रही थी लेकिन शहला को तो कुछ न दिखा। लेकिन फिर सबा उठकर उस तरफ चली गई और उस छोटे गेट से उचक कर नीचे देखने लगी। अचानक उसने जोरदार चीखें मारनी शुरू कर दी। उस वक्त नाना घर आए हुए थे। अम्मी और नाना भागते हुए आए। सबा को उठाकर नीचे लाया गया। हम बच्चे भी बहुत सहम गए थे। नाना ने सबा को दम किया। रात तक जाकर उसकी तबीयत संभली। उसने बताया उसने जीने वाले गेट के पास एक छोटे कद का आदमी देखा था। बकौल सबा के वो बहुत काला सा था और उसने लाल लेकर पहना था। वो भागकर गायब हो गया। जब वो देखने गई तो वो जीने पे खड़ा डरावनी शक्ल बना रहा था। नाना ये सारी तफसील सुनकर तशवीश में पड़ गए और फिर उस पूरे हफ्ते में ऐसा हुआ। वो लाल नेकर वाला छोटे कद का आदमी सिर्फ सबा को ही नहीं इस घर में एक दिन नाना को भी दिख गया। नाना अम्मी को उसका हुलिया बता रहे थे जो इत्तफाकन मैंने भी सुन लिया। वो बता रहे थे सबा जिसको नेकर कह रही है वो दरअसल लंगोट था जैसे पहलवान बांधते हैं। वो चिकनी गहरी चमकदार जल्द वाला था। नाना को घूर कर देख रहा था और फिर बिजली की रफ्तार से भागकर जीने के गेट को फैलांग कर न जाने कहां गायब हो गया। फिर घर में कुछ बातें होने लगी। बड़ी मुश्किल से सबा का बुखार उतरा था तो एक दिन वो मेरे भाई आसिम को नजर आ गया। वो जो डर कर भागा तो सीढ़ियों से गिर गया। बस नाना किसी को लाए। उन्होंने कुछ पढ़ाई की और उस हिस्से को ताला लगा दिया गया क्योंकि हम वैसे भी ये जगह इस्तेमाल नहीं करते थे और अब सालों गुजर चुके थे। न कुछ दोबारा दिखा
اور نہ ہم نے آپس میں اس کا ذکر کیا۔ ہاں، امی نے وہاں بلب لگوا کر کنیکشن اندر کی جانب سے کروا دیا تھا۔ امی کی عادت تھی، مغرب پر سارا گھر روشن کرتی تھی۔ ہم اس بات کو بھول بھی گئے تھے اور سب اپنی تعلیم میں مصروف تھے۔ ہمارا گھرانہ پڑھاکو لوگوں پر مشتمل تھا۔ مستقبل میں ہمارے گھر سے انجینئر اور ڈاکٹر نکلنے تھے۔ جب سے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا تو میں اوپر چھت پر بنے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ مجھے پڑھائی کے لیے تنہائی اور سکون چاہیے تھا۔ نیچے تو سب نے ہر جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، یہاں اس جگہ مجھے تنہائی اور سکون ملا تو میں نے اپنا ڈیرا مستقل یہاں جما لیا۔ MBBS کا پہلا سال تھا، پڑھائی تھوڑی ٹف ہوئی تو کمبائن اسٹڈی کی ضرورت پیش آنے لگی۔ واصف میرا کلاس میٹ تھا، ہم ایک دوسرے کو ویسے بھی جانتے تھے، ہم ایک ہی کالج سے تھے۔ میں نے واصف سے کہہ دیا تم میرے گھر آ جاؤ، ہم مل کر پڑھ لیا کریں گے۔ وہ مجھے اپنے گھر بلانے پر بضد تھا۔ خیر، پھر ہم نے باریاں لگا لی۔ یوں میری اور واصف کی کمبائن اسٹڈی اچھی ہونے لگی۔ کم وقت میں ہی ہم دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ واصف اکثر کہتا تھا، فرقان تمہاری چھت مجھے بہت عجیب لگتی ہے، اور میں ہنس کر بولتا، پڑھائی سے زیادہ تو مجھے کچھ عجیب نہیں لگتا۔ وہ بھی ہنس دیتا، لیکن اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا اس کی چھٹی حص بچپن سے ہی غیر معمولی طور پر تیز ہے، اور اس کو یقین ہے ہماری چھت پر کچھ ہے۔ اس کی اس بات پر مجھے وہ بچپن والی بات یاد آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں تھا، تو میں نے بھی کچھ نہ کہا، کیونکہ میرے خیال میں وہ چیپٹر کلوز ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کئی واقعات تھے اور باتیں تھیں، تھوڑا بہت اس نے بتایا بھی، لیکن میں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ مجھے تو بس پڑھنے کی دھن سوار تھی۔ 6 مہینے گزر گئے، اب تو واصف کے بغیر مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی میں اس کے گھر چلا جاتا، کبھی وہ میرے گھر آ جاتا۔ ہم رات کو جاگ کر پڑھتے تو ہمارا کھانا پینا بھی چلتا۔ کبھی وہ کچھ لے آتا، کبھی امی ہمیں کچھ بنا کر دے دیتی۔ 1-2 بار مجھے شک ہوا میرے اس کمرے میں شاید چوہا آتا ہے، کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز کتری ہوئی ملتی ہے۔ کبھی نمکو کا پیکٹ پھٹا ملا، ایک بار تو بسکٹ کا پیکٹ کھولا تو وہ بالکل چورا تھا۔ میں تو خود صحیح لے کر آیا تھا، جو بھی لاتا تھا یہی میز پر رکھتا تھا۔ مجھے غور کرنے کا وقت نہیں ملا۔ امی سے کہا تو انہوں نے اچھے سے صفائی کروا دی اور پھر ڈانٹ بھی اچھے سے لگائی۔ بہت کچرا انہوں نے نکالا، چیزوں کے ریپر، خالی پیکٹ۔ اب میں ان کو کیا بتاتا کہ یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، زیادہ تر واصف نے پھینکا ہے۔ ان دنوں واصف کی بہن کی شادی ہونے والی تھی اور ہمارے فائنل ایگزام بھی نزدیک تھے۔ یوں واصف میرے گھر آ کر رات کو رکنے لگا۔ واصف کی عادت تھی چھت پر ٹہل ٹہل کر یاد کرتا اور اکثر اس زینے کی طرف چلا جاتا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی، یار یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ میں نے اس کو بتایا، یہ پچھلی گلی میں کھلتا ہے، ہم اس راستے کو استعمال نہیں کرتے۔ زیادہ اس نے اور کچھ پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں، لیکن وہ وہاں جھانکتا تھا۔ کوئی چیز کھا رہا ہوتا تو ریپر اس طرف اچھال دیتا یا ادھ کھائی چیز پھینک دیتا۔ مجھے اس کی یہ عادت پسند تو نہیں تھی، لیکن دوست تھا، میں ٹوک نہیں سکتا تھا۔ صبح ہم ساتھ ہی یونیورسٹی جانے لگے، وہ وہاں سے اپنے گھر چلا جاتا اور شام کو پھر آ جاتا۔ وہ نومبر کی ایک خنک رات تھی۔ اس شام جب واصف آیا تو وہ مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لایا تھا جو اس کی امی نے بھیجی تھی۔ واصف نے کہا بھی
नीचे दे आओ, लेकिन मैंने यही सोचकर टेबल पर रख दिया कि भूख लगी तो हम खा लेंगे। उस रात मैं और वासिफ हमेशा की तरह छत के कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। वासिफ तो कुछ देर बाद नींद की शिकायत करने लगा और मैंने भी महसूस किया कि दिमाग बोझल हो रहा है। हमने पढ़ाई खत्म की और वो वहीं पड़ी एक चादर लेकर लेट गया, जबकि मैं अपनी मेज पर ही नोट्स तरतीब देने लगा। तभी मेरी नजर मिठाई के डब्बे पर पड़ी तो मैंने उसको खोला। उसमें 4 गुलाब जामुन थे। एक गुलाब जामुन पूरे का पूरा मुंह में रख लिया और डब्बा बंद करके बिस्तर पर जाकर लेट गया। कमरे की खिड़की हमेशा की तरह खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई हल्की आवाज में सरगोशी कर रहा हो। वो कैसी आवाज थी मैं बता नहीं सकता। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा मगर कुछ नजर ना आया। मैं तो फिर लेट गया और शायद सो भी जाता। थोड़ी देर बाद मुझे फिर वासिफ की बड़बड़ाहट ने चौंका दिया। वो नींद में बड़बड़ा रहा था। आज तक तो उसने ऐसा नहीं किया था। मैं उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था वो जैसे किसी से बात कर रहा है। मैंने गौर से सुना तो उसके अल्फाज समझ ना आए, लेकिन उसका लहजा किसी खौफजदा शख्स का था। मैंने उसे हिलाया। वो गहरी नींद में था। ऐसा लग रहा था वो जैसे किसी को रोक रहा हो। फिर मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के बाहर कुछ हरकत कर रहा है। मैंने गर्दन मोड़ी तो मेरा दिल हलक में आ गया। खिड़की की दूसरी तरफ जीने वाले दरवाजे के करीब एक शख्स खड़ा था, छोटे कद का, चमकदार स्याह जल्द वाला, और उसने लाल लंगोट बांधा हुआ था। मेरे हाथ पैर सुन होने लगे। वो मखलूक मुझ पर नजरें जमाए खड़ी थी, जैसे जांच रही हो। मैं हिलना चाह रहा था, चीखना चाह रहा था, मगर जैसे जिस्म ने साथ देना छोड़ दिया था। अचानक वो हरकत में आया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरी तो जैसे रूह कब्ज होने लगी। वो कमरे में आ रहा था। मेरी आवाज अंदर ही घुटकर रह गई। उसी लम्हे वासिफ ने एक झटके से आंखें खोली और वहशत ज़दा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। उसने हकलाते हुए कहा, फुरकान, फुरकान, वो क्या है? मैंने देखा कि वो तेजी से वहां से भागकर उस जीने की तरफ चला गया और अचानक गायब हो गया। मेरे इस कमरे की खिड़की से पिछली तरफ वाला जीना दिखाई देता था, लेकिन मैंने कभी गौर ही नहीं किया और न ही कभी डर लगा। हम दोनों हाँपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वासिफ की हालत खराब थी और मैं भी कांप रहा था। हमने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। मैंने तो देखा, लेकिन वासिफ वो तो सो रहा था। वासिफ हिम्मत करके उठा। उसने एक गिलास में पानी निकालकर उस पर कुछ पढ़ा और दम करके मुझे पिलाया और खुद भी पिया। थोड़ी देर में हम दोनों नॉर्मल हो गए। फुरकान, मैंने तुमसे कहा था ना, यहां कुछ है। वासिफ हल्की आवाज में बोला। हां, लगता है वो फिर से आने लगा है। मैं धीमी आवाज में बोला। मुझे तो इतनी कमजोरी हो रही थी, लग रहा था बोलते हुए जोर लगाना पड़ रहा है। तुमने क्या देखा वासिफ? मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मैं बोल पड़ा। वो आहिस्ता आवाज में बोलना शुरू हुआ। यार, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने देखा तुम वहां खड़े थे। तुमने मिठाई निकाल कर खाई और फिर तुम बेड पर जा बैठे। तभी कमरे में एक छोटे कद का, चिकनी जिल्द वाला, सुर्ख लंगोट बांधे एक आदमी दाखिल हुआ। वो उस मेज की तरफ गया और उसने डब्बे से गुलाब जामुन उठाकर वो अपनी लंबी जबान निकालकर चाट रहा था। वो एक एक गुलाब जामुन चाट रहा था और वापस डब्बे में रख रहा था। मैं उसको रोकना चाह रहा था, मना करना
चाह रहा था, लेकिन वो बहुत खौफनाक लग रहा था फुरकान। उसकी बात में कोई झूठ नहीं था। उसने जो बंद आंखों से देखा वो सच था। वो सब मैंने खुली आंखों से देखा। फिर वो रात हमने जाग कर गुजारी। मैंने खिड़की को बंद कर दिया और मिठाई को डस्टबिन में डाल दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो गुलाब जामुन मैंने खाया हुआ है वो उल्टी होकर निकल जाएगा। मैंने वासिफ को बताया कि ये बोना आदमी बहुत साल पहले तब नाना ने पढ़ाई वगैरह की थी तो वो चला गया। वासिफ का यही कहना था, वो यही था, बस तुम लोगों ने उस रास्ते को बंद कर दिया। अगर तुम लोग उस रास्ते की तरफ आना जाना रखते तो वो भी तुम्हारी जिंदगियों में आना जाना रखता। वो ये घर छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। जिस जगह को ये लोग अपना मस्कन बना लेते हैं उसको नहीं छोड़ते। हाँ, लेकिन शायद वो इस छत से नीचे तुम्हारे घर की तरफ नहीं जाएगा। मुझे लगा वासिफ सही कह रहा है। हमें कभी भी घर में कुछ महसूस नहीं हुआ। ये कमरा अब्बू ने 2 साल पहले बनवाया था। यहां पुराना फर्नीचर डाल दिया था और बस एक्स्ट्रा सामान जिसकी जरूरत नहीं पड़ती थी वो यहां लाकर रखते थे। अब कुछ अरसे से मैंने इस जगह को आबाद किया था। मैंने सोच लिया था सुबह नाना अब्बू के पास जाऊंगा। वासिफ ने कहा भी सो जाओ, लगता नहीं कि वो फिर आएगा। आज का फेरा वो लगा कर गया है। वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था, लेकिन नींद किसे आनी थी। हम फजर तक जागते रहे, नमाज पढ़ने मस्जिद गए। वासिफ तो अपने घर चला गया। मैं अम्मी के कमरे में जाकर सो गया। दोपहर तक नींद पूरी की और जब उठा तो सीधा नाना के पास गया। उनको सारी बात बताई। वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुझे एक साहब का पता बताया। मैं वासिफ को लेकर उधर पहुंच गया। उन आमिल साहब ने हमारा मसला सुनकर सारा जायजा लेकर यही कहा, वो पढ़ाई कर देंगे। बेहतर यही है उस जगह को इस्तेमाल न करें या उस तरफ न जाएं, क्योंकि ज्यादा छेड़ा तो नुकसान आप लोगों का होगा। न जाने ये क्या चीज थी और कब से यहां थी। बहरहाल हमने उनकी बात पर अमल किया। मैंने वासिफ के घर जाकर पढ़ना शुरू कर दिया और अपना सब सामान छत से नीचे ले आया। बाकी घर वाले भी इस किस्से को सुनकर मोहतात हो गए। हाँ, लेकिन ये जरूर हुआ, अब हमें कभी कभी छत से आवाजें आती थी, लेकिन आमिर साहब का यही कहना था, परवाह ना करें, खुद ही बंद हो जाएंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद हमने उस बोने आदमी को नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं वो वही है और हमारी तरह घर में रहता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।